तो अभी आप ये बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम देख रहे थे, विकसित भारत संकल्प यात्रा, जो कि पूरे देश में निकल पड़ी है। अलग अलग राज्यों में, अलग अलग गांवों में ये यात्रा लगातार पहुंच रही है। लाखों लोग इसके लाभार्थी बन रहे हैं। उन्हीं तमाम लाभार्थियों से इस वक्त, आपसे थोड़ी देर पहले आपने देखा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनसे बातचीत कर रहे थे, उनके अनुभवों को जान रहे थे। और जानते हैं आप कि इस यात्रा के जरिए ये भी कहा गया है कि मेरी कहानी मेरी जुबानी, तो उसके जरिए भी क्या कुछ अहम बातें निकल कर सामने आई पीएम की, बड़ी बातें, उस पर निगाह डालते हैं। इस महाअभियान को सफल बनाने के लिए सभी परिवारजनों का, देशवासियों का आभार व्यक्त किया प्रधानमंत्री ने। उन्होंने महिलाओं, नौजवानों और किसानों का विशेष तौर से आभार व्यक्त किया। गांव-गांव में विकास का ये एक बहुत बड़ा महोत्सव चल रहा है विकसित भारत संकल्प यात्रा के जरिए। विकसित भारत संकल्प यात्रा का मकसद उस व्यक्ति तक पहुंचने का है जो अब तक सरकार की जितनी भी योजनाएं चल रही हैं उनसे वो वंचित हैं। हर लाभार्थी के पास एक साहस है, संतोष है और सपनों से भरी हुई गाथा है। ये लाभार्थी सरकार की योजनाओं को आगे बढ़ाने का एक जरिया बन रहे हैं। ये बहुत ही खुशी की बात है। और इस गारंटी के पीछे सबसे बड़ा लक्ष्य भी यही था, मोदी की गारंटी के पीछे, कि उन तमाम योजनाओं का लाभ हर व्यक्ति तक पहुंचे। ये गाड़ी जहां भी जा रही है वहां लोगों का विश्वास और उनकी उम्मीदें बढ़ा रही हैं। यात्रा के दौरान पहली बार हेल्थ चेकअप हो रहा है। 1 करोड़ से ज्यादा ऑन द स्पॉट आयुष्मान कार्ड बनाए जा चुके हैं और आभा कार्ड के भी अनेक फायदे हैं। इससे स्वास्थ्य से जुड़ी हर जानकारी उसमें रिकॉर्ड होती है। पंचायतों को एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी गई है कि वो हर जरूरतमंद की पहचान करें और उन तक उन योजनाओं का लाभ पहुंचाएं। बीते 4 वर्षों में 11 करोड़ से भी अधिक परिवारों तक नल से जल पहुंचा है। अब उसकी क्वालिटी पर जोर दिया जा रहा है। अब ये यात्रा अब तक लाखों गांव में पहुंच चुकी है। ये भी अपने आप में एक रिकॉर्ड है। प्रधानमंत्री ने इस बात का भी जिक्र किया। 2 करोड़ महिलाओं को, नई महिलाओं को लखपति दीदी बनाना है, ये सरकार का लक्ष्य है। अब नमो ड्रोन दीदी योजना शुरू की गई है। इसकी ट्रेनिंग भी महिलाओं को दी जा रही है जो स्वयं सहायता समूह की महिलाएं हैं। और इसके जरिए जो गांव की बहनें हैं उनमें एक नया आत्मविश्वास आ रहा है और किसानों की जो आय है वो भी इससे बढ़ेगी। सहकारी उपकरणों को सशक्त किया जा रहा है। पैक्स की बात उन्होंने कही। सरकार का प्रयास है कि गांव में सहकारिता जो क्षेत्र है वो और भी सशक्त तरीके से सामने आए। डेयरी से जुड़े कोऑपरेटिव नहीं हैं जहां, वहां इसका विस्तार किया जाएगा ताकि उन्हें दूध का उचित दाम मिल सके। किसानों को लाखों भंडार गृह बनाने की सरकार की योजना है, जिसकी जिम्मेदारी भी सहकारी संगठनों को दी जा रही है। लाखों अन्न भंडार बनने हैं। तो ये कुछ अहम बातें प्रधानमंत्री ने अपने इस कार्यक्रम के जरिए कही और उन्होंने उनकी कहानी भी सुनी। जो कहते हैं ना, मेरी कहानी मेरी जुबानी, किस तरह से महिलाएं लाभान्वित हो रही हैं, किसान लाभान्वित हो रहे हैं, आम इंसान इन तमाम योजनाओं से वो लाभान्वित हो रहे हैं। इसकी एक बानगी आपने इस कार्यक्रम के जरिए देखी और क्या कुछ अहम बातें कही प्रधानमंत्री ने, वो भी हमने आपको बड़ी बातों के जरिए समझाने की कोशिश की। और इस सब के बीच विकसित भारत के संकल्प के साथ मोदी की गारंटी वाली गाड़ी, ये बहुत ही फेमस इसी नाम से हुई है, मोदी की गारंटी वाली गाड़ी देश के कोने कोने में पहुंच रही है। इस यात्रा को शुरू हुए 1 महीने से भी अधिक का समय, लगभग 50 दिन का वक्त पूरा हो चुका है। यह यात्रा 36 राज्यों, संघ राज्यों के 782 जिलों में पहुंच रही है। इस दौरान 3,965 शहरी क्षेत्रों और 1,21,870 ग्राम पंचायतों तक ये वैन, मोदी की गारंटी वाली गाड़ी जो है वो पहुंच रही है। और इस दौरान विकसित भारत संकल्प यात्रा ने एक शानदार सफलता हासिल की है। ताजा आंकड़ों के मुताबिक इस समय प्रतिभागियों की संख्या जो है वो 6 करोड़ 2,71,000 से अधिक हो चुकी है। इस यात्रा की सफलता का अंदाजा हर दिन जुड़ रहे नए नए जो लोग हैं, जो लाभार्थी हैं, उनसे लगाया जा सकता है। कुछ बैकग्राउंड आपको बता दूं, इस यात्रा की शुरुआत 15 नवंबर को झारखंड के खूंटी से हुई थी। पीएम मोदी ने विकसित भारत संकल्प यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था। इस बीच पीएम मोदी यात्रा के लाभार्थियों से भी लगातार वो बातचीत कर रहे हैं। विकसित भारत संकल्प यात्रा की शुरुआत के बाद से प्रधानमंत्री ने पूरे देश में यात्रा के लाभार्थियों के साथ
नियमित रूप से बातचीत की है। वहीं विकसित भारत संकल्प यात्रा की जो गाड़ी है, यानी कि सूचना, शिक्षा और संचार वैन, जहां जहां गई है वहां वहां बड़ी संख्या में लाभार्थी मेरी कहानी मेरी जुबानी पहल के जरिए अपने जीवन में आए जो बदलाव हैं उनको साझा कर रहे हैं। रुकेंगे एक बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। माँ, ये खीर किसके लिए? आज तेरे दादाजी का जन्मदिन है, उनके लिए। तो मैं दादाजी को क्या दूँ? अपना मोबाइल फोन देना। ये क्या कर रही है? दादाजी के लिए आयुष्मान कार्ड बना रही हूँ। घर बैठे? हाँ। आयुष्मान ऐप पर जाकर अपना या परिवार के सदस्य का नाम लाभार्थी सूची में ढूंढें। आधार, ओटीपी या फेस ऑथ द्वारा ऑथेंटिकेट करें। डिटेल्स भरें। अब मोबाइल से फोटो खींचकर अपलोड करें। दादाजी, ये लीजिए अपना आयुष्मान कार्ड। ये उपहार तो जीवन भर काम आएगा। और एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है। 5 लाख तक के मुफ्त उपचार की गारंटी। स्वास्थ्य का वरदान आयुष्मान। सर, बेरी पुलाव ट्राई करो, मस्त है। कैसा है? अरे उसको काहे को घूरता है? टिप्स इग्नोर करने का, अपना दिमाग लगाकर ऑर्डर देने का। मार्केट का स्टॉक टिप्स बहुत लोग देता है, डेंजरस हो सकता है। कंपनी और रिस्क पूरा समझने का, फिर इन्वेस्ट करने का। समझ कर इन्वेस्ट कर। मोदी सरकार की गारंटी, कोई नहीं रहेगा भूखा। हर महीने 80 करोड़ लोगों को मिल रहा है मुफ्त राशन। हमारा संकल्प विकसित भारत। और अब बड़ी खबरें। इकतीस दिसंबर को आकाशवाणी पर प्रसारित होने वाले मन की बात कार्यक्रम के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों से सुझाव मांगे हैं। खास बात है कि ये इस साल का आखिरी कार्यक्रम होगा। साल के अंतिम दिन रविवार को पीएम लोगों के साथ कार्यक्रम के जरिए अपने विचार साझा करेंगे। इस बार मन की बात में प्रधानमंत्री जिन विषयों पर चर्चा करेंगे उनमें फिट इंडिया भी शामिल है। पीएम मोदी ने लोगों से इस आंदोलन के अनूठे पहलुओं पर गौर करने, नवीन स्वास्थ्य स्टार्टअप्स पर चर्चा करने और युवा भारतीय व्यायाम शैलियों को कैसे अपना रहे हैं, इस पर विचार साझा करने का आह्वान किया है। और प्रधानमंत्री आवास पर क्रिसमस मनाए गए जश्न के दौरान बच्चों ने भी हिस्सा लिया, जिसे लेकर पीएम मोदी ने एक सोशल मीडिया एक्स पर लिखा है कि 7 लोक कल्याण मार्ग की यात्रा करने वाले जिज्ञासु युवा दिमागों को स्पष्ट रूप से एक शानदार अनुभव प्राप्त हुआ। पीएम ने लिखा कि ऐसा लगता है कि मेरा कार्यालय अंतिम परीक्षा में उत्तीर्ण हो गया। प्रधानमंत्री ने बच्चों से जुड़ा ये वीडियो भी अपनी एक्स की इस पोस्ट पर शेयर किया है। We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. I've visited PM house. I've seen it. So my team will show you. How does it feel? Does anybody want to become the Prime Minister after visiting this office? I want to become the Prime Minister. You would have seen photos of Prime Minister working from here.
This is where you hold most of the important meetings. This is the mic. This is it. Now with me. This is the cabinet room. You can see all the names of ministers. Everybody was suddenly very happy, and it was a great opportunity. And I hope there are many opportunities ahead like this. We were all very excited for this one because we've never had like this opportunity before. And I would like to thank you, especially the Prime Minister Modi. तो क्रिसमस के मौके पर बच्चों ने प्राइम मिनिस्टर ऑफिस और उनके जो लोक कल्याण मार्ग है उनका वो विजिट किया, उन्होंने दौरा किया और ये उनके लिए अविस्मरणीय क्षण रहा होगा। बढ़ेंगे आगे। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल एनएसजी की फॉरेंसिक टीम, डॉग स्क्वाड, एनआईए की टीम के साथ इजरायली दूतावास के बाहर हुए धमाके की जांच कर रही है। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल वहां लगे सभी सीसीटीवी कैमरों को चेक कर रही है। पुलिस के मुताबिक सीसीटीवी फुटेज में 2 संदिग्ध लोग दिखे हैं जो कि धमाके से पहले घटनास्थल पर घूम रहे थे, जिसकी जांच की जा रही है। और इजरायली राजदूतावास के बाहर मंगलवार को घटी घटना को देखते हुए इजरायली राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद ने भारत और विशेष रूप से दिल्ली में रहने वाले इजरायली लोगों के लिए एडवाइजरी जारी की है। इसमें कहा गया है कि भीड़ भाड़ वाले स्थानों जैसे कि मॉल, बाजार में जाने से बचने का प्रयास करें। सार्वजनिक स्थानों जैसे रेस्टोरेंट, होटल्स और इस तरह की अन्य जगहों पर जाने से अधिक सतर्कता बरतें। इसके साथ ही बड़े आयोजनों में भाग लेने से बचने की भी सलाह दी गई है। इसमें यह भी कहा गया कि इजरायली नागरिक सोशल मीडिया पर अपनी यात्रा से जुड़ी तस्वीरें और जानकारी साझा करने में सतर्कता बरतें। इसके साथ ही इजरायली प्रतीकों को भी प्रदर्शित करने से बचने के लिए कहा गया है। रूस दौरे पर गए विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज मॉस्को में अपने रूसी समकक्ष सर्गेई लावरोव से मुलाकात करेंगे। दोनों नेताओं के बीच हिंद प्रशांत क्षेत्र में सुरक्षा, यूक्रेन और अफगानिस्तान की स्थिति के साथ साथ इजराइल फलस्तीन टकराव पर भी चर्चा होने की उम्मीद है। बीते रविवार को 4 दिनों की अपनी रूस यात्रा पर मॉस्को पहुंचे विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर अपने रूसी समकक्ष के साथ संयुक्त राष्ट्र, शंघाई सहयोग संगठन और G20 के विषय पर अलग से चर्चा करेंगे। साथ ही आने वाले वर्षों में रूस की ब्रिक्स अध्यक्षता की प्राथमिकताओं पर भी चर्चा की जाएगी। इससे पहले विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने मंगलवार को भारत रूस द्विपक्षीय आर्थिक सहयोग पर रूसी उप प्रधानमंत्री और उद्योग और व्यापार मंत्री के साथ एक व्यापक और सार्थक बैठक की। दोनों नेताओं ने व्यापार, वित्त, कनेक्टिविटी, ऊर्जा, नागरिक उड्डयन और परमाणु क्षेत्रों में महत्वपूर्ण प्रगति पर बात की। डॉक्टर जयशंकर ने नए अवसरों की खोज पर अधिक ध्यान देने की सराहना की। मंत्रियों ने विभिन्न आयामों में द्विपक्षीय सहयोग को अधिक संतुलित और टिकाऊ बनाने पर चर्चा की। उन्होंने रूसी सुदूर पूर्व पर सहयोग के कार्यक्रम को भी अंतिम रूप दिया। और अब कुछ दूसरी अहम राष्ट्रीय खबरें, लेकिन उससे पहले एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। 605 बदलो बदलो आदत बदलो। बदलो बदलो आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो आरबीआई के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। पता है इन्वेस्टर्स के लिए कि इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है IPF, लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है।
और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर आईपीएफ आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहाँ से सीखा? NSE की साइट पर। सोचकर समझकर इन्वेस्ट कर। और अब कुछ राष्ट्रीय खबरें। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह एक दिवसीय दौरे पर आज जम्मू पहुंचे हैं। सीमावर्ती जिलों में हुए हालिया आतंकी हमलों के मद्देनजर रक्षा मंत्री मौजूदा सुरक्षा हालात की समीक्षा कर रहे हैं। इसके साथ ही सेना की ऑपरेशनल तैयारियों के बारे में भी रक्षा मंत्री जानकारी हासिल करेंगे। रक्षा मंत्री ने जवानों से मिलकर उनका हौसला बढ़ाया, साथ ही यह आश्वासन दिया कि सरकार सेना के साथ मजबूती से खड़ी है। रक्षा मंत्री के इस दौरे के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था काफी कड़ी कर दी गई है। मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि घटना की गंभीरता को देखते हुए जो भी आवश्यक और जो भी उचित कदम है वह उठाने की भरपूर कोशिश की जा रही है। हमारे लिए हर सैनिक बेहद महत्वपूर्ण है और हमारा एक सैनिक, मैं मानता हूं, वह हमारे परिवार के सदस्य के समान है। यह हम सब के अंदर यह भावना रहती है, सारे देशवासियों के अंदर यह भावना रहती है। और आपके ऊपर कोई नजर डाले तो सचमुच यह हम सबको कतई बर्दाश्त नहीं है। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सेना को संबोधित करते हुए कहा कि हमारे लिए हर सैनिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारा हर एक सैनिक परिवार के सदस्य के समान है। रक्षा मंत्री ने यह भी कहा कि बर्दाश्त नहीं है, इस प्रकार की घटनाओं को रोकने में सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस एजेंसी दोनों ही अहम भूमिका निभाते हैं। इसके लिए शासन की तरफ से जिस भी सहयोग की आवश्यकता होगी उसके लिए सरकार का खजाना हमेशा खुला हुआ है। इस प्रकार की घटनाओं को रोकने में सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस एजेंसी दोनों ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और लगातार उनके द्वारा भी यह प्रयत्न जारी है कि यह उनकी यह भूमिका और भविष्य में ज्यादा इफेक्टिव हो। इसलिए मैं मानता हूं कि हमारा उद्देश्य जहां पर कोई जंग जीतना है, आतंकवादियों का सफाया करना है, वहीं पर हमारा उद्देश्य, बड़ा उद्देश्य होना चाहिए कि हमें अपने देशवासियों का दिल जीतना है। हम युद्ध भी जीतेंगे, हम किसी भी प्रकार की जंग भी जीतेंगे, हम आतंकवादियों का भी सफाया करेंगे, लेकिन साथ ही साथ देशवासियों का हमें दिल भी जीतना है। और बहुत बड़ी जिम्मेदारी आप सबके कंधों के ऊपर है और मैं अच्छी तरह जानता हूं उसको आप पूरी निष्ठा के साथ, पूरे लगन के साथ निभाने की अपनी तरफ से भरपूर कोशिश करते हैं। और अब बात अयोध्या की। और 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव चंपत राय ने श्री राम जन्मभूमि मंदिर के मानचित्र के बारे में विस्तृत जानकारी साझा की है। 70 एकड़ के नॉर्दर्न पार्ट में मंदिर बन रहा है। नॉर्दर्न पार्ट कितना नैरो है ये भी देख लीजिए। यहाँ कितना वाइड है, यहाँ कितना नैरो है। आप ये सवाल करेंगे कि इतने छोटे हिस्से में बनाया यहाँ क्यों नहीं? तो 70 साल से जो कोर्ट में लिटिगेशन है वो जिस प्लॉट नंबर का है वो प्लॉट नंबर यही है, इसलिए इसको नहीं छोड़ सकते थे। और चंपत राय ने यह भी बताया कि मंदिर के भूतल का जो काम है वो पूरा हो चुका है। ये मंदिर है, ये मंदिर वहां दिखेगा, 3 मंजिला, ग्राउंड फ्लोर तैयार हो गया, फर्स्ट फ्लोर का काम चल रहा है, सेकंड फ्लोर की परिस्थितियां डेवलप हो रही हैं। इस मंदिर के चारों ओर
एक दीवार बनाई जा रही है। इस दीवार के लिए भी वहां सब वर्किंग चल रहा है। चंपत राय ने भी बताया कि श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की जो पूजन विधि है 16 जनवरी से शुरू होगी और 22 जनवरी को संपन्न होगी। पूजन विधि 16 जनवरी से प्रारंभ होगी, 22 जनवरी को पूरी होगी। अंतिम पूजन दोपहर 12:20 पर 22 जनवरी को होगा। प्रधानमंत्री जी स्वयं रहेंगे, सरसंघचालक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ मोहन राव भागवत रहेंगे, राज्यपाल उत्तर प्रदेश आनंदीबेन रहेंगी, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी जी रहेंगे, मैं नृत्य गोपाल दास जी अध्यक्ष ट्रस्ट रहे। देश के 4000 संतों को बुलाया गया है, उनके नाम लिखे गए। सभी परंपराएं, कम से कम देश की 125 पूजा परंपराएं आएंगी। और अयोध्या में निर्माणाधीन श्री राम मंदिर की नई तस्वीरें भी सामने आई हैं। इन ताज़ा तस्वीरों के जरिए मंदिर निर्माण की वर्तमान स्थिति की जानकारी दी गई है। आइए आपको ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं इस वक्त। तो ये ताज़ा तस्वीरें भव्य राम मंदिर के निर्माण की, बहुत ही बारीकी से हर पहलू पर काम किया जा रहा है। तो इन्हीं कुछ खास तस्वीरों के साथ मीडिया प्राइम के आज के इस अंक में बस इतना ही। मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।